हाय, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे साइटोलॉजी में आज मेरा है लास्ट लेक्चर बेटा 8वां लेक्चर ये साइटोलॉजी पर। छोटे छोटे हमने लेक्चर बनाए हैं और उसको सही ढंग से डिस्क्राइब करने के लिए करने की कोशिश किया है। अच्छा, तो आपको समझाने की कोशिश कर, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीजें समझ में भी आई होंगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने क्वेश्चन, अपनी सारी चीजें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो हमसे। हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, आज वाली लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियोसोम। ओके, तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम की संरचना क्या होती है, किसने देखा, क्या होता है न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे अरेंज रहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, इन सब सारी चीजों को हम सब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। ओके, तो न्यूक्लियोसोम के बारे में हम सब थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, अच्छा, तो न्यूक्लियोसोम होता क्या, पहले हम उसकी डिस्कवरी और उसके बाद देखा किसने था, किसने नाम रखा था, किसने संरचना दी थी, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, इसके बाद समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ओके, अच्छा, तो हम सब आते हैं बेटा, तो न्यूक्लियोसोम जो होते हैं, न्यूक्लियोसोम को सबसे पहले देखा किसने था बेटा, न्यूक्लियोसोम को देखा था किसने, वुडकॉक ने देखा। वुडकॉक ने क्या देखा था कि उन्होंने देखा कि एक जो है गोल डंबल जैसे संरचना दिखाई दी थी और उसके चारों तरफ क्या हुआ था, हमारा डीएनए जो होते हैं रैप हुआ था। ओके, तो इन्होंने उसको क्या बोल दिया था, उसको उन्होंने देखा था, न्यूक्लियोसोम को देखा। अच्छा, तो फिर इसके बाद न्यूक्लियोसोम की जो संरचना थी उसका वर्णन किसने किया था बेटा, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आर कॉर्नबर्ग ने 1974 में, आर कॉर्नबर्ग ने 1974 में 1974 ईस्वी में इसकी संरचना के वर्णन का डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक, अच्छा, तो इसकी संरचना को इन्होंने बताया था किसने, आर कॉर्नबर्ग ने 1974 में। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा कि जो हमारे इसकी संरचना होती है ना, वो संरचना में होता क्या है। तो इन्होंने देखा न्यूक्लियोसोम की जो संरचना होती है वो किसकी बनी होती है। अच्छा, न्यूक्लियोसोम की जो संरचना होती है वो क्या होती है बेटा, प्रोटीन अणुओं के चारों ओर, वह कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक, तो यहां हम सब लगा लेंगे क्या, हिस्टोन लगा लेंगे। हिस्टोन प्रोटीन अणुओं के चारों ओर डीएनए एक कुंडलित रूप में स्थित होता है। तो डीएनए एक कुंडलित रूप में स्थित होता है, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम की संरचना बोल दिया, जस्ट लाइक ये। ओके, हम आते हैं बेटा इसकी संरचना पर। यही है जो हमारे पास क्या, आर कॉर्नबर्ग ने संरचना दिया था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। अच्छा, ये देखो, हमारे एक डीएनए का पूरा स्ट्रैंड है, तो इस डीएनए के स्ट्रैंड में हमारे पास क्या मिला है कि हिस्टोन मिले। अच्छा, तो हिस्टोन मिले हो, ये गोला वाला साइड हमारा क्या है, हिस्टोन दिखाई दे रहा है। अब एक हिस्टोन को दो हिस्टोन से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, हमारे पास लिंकर डीएनए होता है। आपसे ये भी बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, दो हिस्टोन को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिंकर डीएनए, या इसी को हम लोग को बोलते हैं स्पेसर डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अच्छा, अब कहेंगे बेटा जो हमारे पास जो हिस्टोन होता है ना, हिस्टोन को अलग करने का काम कौन करता है, डीएनए का वह कौन सा सेगमेंट होता है जो हिस्टोन अणुओं को अलग करने का काम कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लिएज। इसे एक्सोन्यूक्लिएज बोल देंगे, या सिर्फ हम क्या करते हैं, न्यूक्लिएज एंजाइम से याद रखेंगे। न्यूक्लिएज एंजाइम अगर हम डाल देते हैं तो जितने भी हमारे हिस्टोन ऑक्टम न्यूक्लियोसोम होते हैं वो उसकी संरचना क्या हो जाती है, टूट करके अलग हो जाती है। न्यूक्लियोसोम की संरचना को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, न्यूक्लिएज का एंजाइम का। और हिस्टोन को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, हमारे लिंकर डीएनए करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं बेटा ये हिस्टोन क्या है। अच्छा, ये देखो हमारे पास क्या हुआ है, हिस्टोन है बेटा। ठीक, ये H1 हिस्टोन है हमारे पास, ये हिस्टोन है। हिस्टोन की ये संरचना एक हमारी क्या होती है, एक ऐसी बॉल लाइक संरचना होती है, इसमें हमारे एक नहीं 8 हिस्टोन के संरचना देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे करके, 4 इधर, 4 ऊपर, 4 ऊपर। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, हिस्टोन। हिस्टोन के जो होते हैं हमारे 4 हिस्टोन मिल करके नीचे और 4 हिस्टोन ऊपर मिल करके क्या बनाते हैं, एक हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या बना लेते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर मान लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया है, हिस्टोन ऑक्टामर हो गया ये।
ऐसा जो है गोलानुमा क्या हो गया हमारा हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। अब इसमें क्या हो गए, चार इधर हिस्टोन, चार इधर हिस्टोन। हिस्टोन में कौन कौन आते हैं बेटा, H2A, H2B, H3 और H5, इतने हिस्टोन होते हैं। ये हिस्टोन चार एक लेग में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हिस्टोन ऑक्टामर में क्या हो जाते हैं हमारे 8 हो जाते हैं। ठीक, तो यही 2 टाइम हमारे पास एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, लगने करने के बाद क्या हो जाता है हमारे हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण हो जाता है। हिस्टोन ऑक्टामर में कितने जो होते हैं हिस्टोन के मॉलिक्यूल, हिस्टोन के पार्टिकल जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, 8 करते हैं। 8 में नाम क्या है बेटा, H2A 1 होता है, H2B होता है, इसके बाद H3 H5 होते हैं। ये एक तरफ 4 हो गए, 4 ऊपर की तरफ हो गए, मिल करके क्या बना लेंगे हमारे हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण कर लेंगे। अब जब हिस्टोन ऑक्टामर बन जाता है ना, तब होता क्या है, डीएनए वहीं से देखता रहता है, वो क्या करता है हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ एकदम से घूम जाता है। देखो ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर बना, अब डीएनए क्या किया, ये डीएनए का सेगमेंट है, ये चारों तरफ इसके क्या कर दिया, इसको चारों तरफ क्या हुआ राउंडिंग में घूम जाता है। जब घूम जाता है तो ये पूरी संरचना, इस पूरी संरचना को हम सब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अच्छा बेटा, तो ये एक बात बताओ, आपको ये समझ में आया कि ना, न्यूक्लियो हमारे पास पहले क्या बनेगा, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन मिल करके क्या बनाती है हमारा हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। उस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए हमारे क्या कर जाते हैं, घूम जाते हैं, चारों तरफ डीएनए उससे चिपक जाते हैं, घूम करके चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं बेटा, इसका रीजन क्या होता है, अभी ये भी देता हूं। अच्छा ये देखो, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोसोम हो गया, ये पूरी संरचना हमारी न्यूक्लियोसोम बनाएगी। अच्छा ऐसा क्या होता है कि हिस्टोन ऑक्टामर जो होते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर आपस में जुड़ जाते हैं और उसके बाद इसके चारों तरफ क्या होता है, डीएनए जो होते हैं घूम जाता है। ठीक, तो डीएनए का हम जानते हैं बेटा क्या होता है, यह एसिडिक होता है। यह कैसा होता है, डीएनए कैसा होता है, एसिडिक होता है, और हिस्टोन जो होता है वो बेसिक प्रोटीन होती है। अब एसिड और बेस, पहले बेस हमारा क्या होता है, बीच में जुड़ जाता है। अब इसके चारों तरफ जो होते हैं एसिड जैसे हमारे गम की तरीके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक होता है, ये क्या होता है, एसिडिक होता है। इसलिए हमारे हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए क्या हो जाते हैं, एकदम से रसरी के भांति एकदम से भर जाते हैं, उसी में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम की संरचना बोल देते हैं। ठीक, अच्छा इस संरचना का डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, हमारे आर कॉर्नबर्ग ने दिया था। इतनी बातें हो गई ना। अच्छा तो आपको ये समझ बेटा, लिंकर डीएनए क्या होता है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सोन्यूक्लिएज क्या होते हैं हमारे पास, न्यूक्लिएज क्या होता है, न्यूक्लियस डीएनए क्या होते हैं, न्यूक्लियस डीएनए बेटा क्या करता है, यह जो होते हैं हिस्टोन के न्यूक्लियोसोम को अलग करने का काम करता है। लिंकर डीएनए क्या करता है, 2 हिस्टोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब हिस्टोन को लिंकर करने के लिए यहां पर हम सब क्या करते हैं, लिंकर डीएनए का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हिस्टोन ऑक्टामर जो होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिस्टोन ऑक्टामर के बनने में कौन सा जो होते हैं एंजाइम कार्य करता है, तो वहां पर कौन सा एंजाइम हो जाएगा, लिंकर डीएनए हो जाएगा। ओके चलो अच्छा, फिर इसके बाद हमें बोला जाए इस संरचना को, न्यूक्लियोसोम की संरचना को अलग करना है, अलग करने के लिए कौन सी एंजाइम का यूज करोगे, न्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करोगे। ओके चलो अच्छा, इतनी बातें हो गई। अब हम सब बात करते हैं बेटा, जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम की संरचना बनी होती है किससे, डीएनए से बनी होती है, और इसके बाद कहां से, 8 हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। या हम सब हिस्टोन प्रोटीन की बता सकते हैं सिंपल भाग में, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। हिस्टोन कितने आलू होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 के लिए हमसे यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल पढ़ के रख लेंगे। ओके चलो, अब इसके बाद देखते हैं क्रोमैटिन में माला के गोल दाने की बहुत सी संरचनाएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर दिखाई देती है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम देखते हैं। देखो बेटा, ये संरचना अगर हम देखेंगे तो ये संरचना को हम सब क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। जैसे धागे एक जो होता है माले में गोल गोल संरचनाएं क्या होती है, कुछ दूरी पर दिखाई देती हैं, उसी को हम सब क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं। ओके, तब न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। अब न्यूक्लियोसोम को क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं बेटा, एक न्यूक्लियोसोम में हमारे पास एक बेस पेयर क्या होते हैं, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं क्या, जो न्यूक्लियोसोम को अलग किया जाता है, न्यूक्लियोसोम को किससे अलग किया जाता है, न्यूक्लियेजेस के कारण। अच्छा, एंजाइम जो हमारी बेसिकली कौन होती है, एक्सोन्यूक्लियेजेस होती है।
एक्सोन्यूक्लियेजेज होती है। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है, दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा लिंकर डीएनए या संलग्नक डीएनए करता है। ओके, तो ये हमारा क्या था बेटा, न्यूक्लियोसोम था, जो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें हमारी हो गई हैं। हिस्टोन ऑक्टामर याद रखेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर बनाने के लिए कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है, लिंकर डीएनए होता है। और न्यूक्लियोसोम को अलग करने के लिए कौन सी एंजाइम होती है, न्यूक्लियेजेज एंजाइम होती है। बेसिकली कौन सी होती है हमारी पास, ये एक्सोन्यूक्लियेजेज होती हैं। ठीक, अच्छा, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ओके, चलो इतनी बातें हो गई हमारे। तो अब हम सब क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बेटा, थोड़ा सा जीन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, अब हम सब बेटा आगे देखते हैं। कुछ जो होते हैं ऐसे पॉइंट जो आपसे कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है। तो ये तो एक्सीडेंटली है कि कभी पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाता तो हम लोग उसके लिए क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे हैं। क्योंकि बेटा इसका डिस्क्रिप्शन देना हमारे लिए क्या है, यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ज़्यादा नहीं है हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ें पूछी जाती है उसको क्लियरली 2-3 लाइनों में करके पढ़ लेते हैं। तो उसको हम सब देख लेते हैं बेटा कि क्या है, कि कहते हैं कि जो हमारे पास सदैव एक प्रकार के 2 गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे हमने बात किया था बेटा, ये हमारे क्या हो, कनेक्टोकोर हो गए, एक ऐसे गुणसूत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों गुणसूत्रों को हम सब क्या बोलते हैं, होमोलॉगस गुणसूत्र। क्या बोलेंगे, होमोलॉगस गुणसूत्र, क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, कहते हैं सदैव एक प्रकार के 2 गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। अगर जोड़े में पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, होमोलॉगस गुणसूत्र बोलेंगे। ओके, तो ये हमारे हो गए क्या, होमोलॉगस गुणसूत्र हो गए। अच्छा, अब बात करते बेटा गुणसूत्र का जो सिद्धांत था उसे किसने दिया था बेटा, हैं। तो गुणसूत्र का जो सिद्धांत था उसे देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हमारे सटन तथा बावेरी ने। क्या नाम था बेटा, सटन तथा बावेरी में 1902 में गुणसूत्र का सिद्धांत दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, हमारे सटन तथा बावेरी ने दिया था। अच्छा, फिर इसके बाद बात करते हैं, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, यह किसने कहा। ठीक, यह किसने कहा, तो यह बेटा कहने वाले हमारे कौन थे, एवरी मैक्लियार्ड तथा मैकार्टी नाम के 3 साइंटिस्ट थे। तीनों ने क्या किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, यह शब्द कहा। ठीक, इसके पहले लोग कहते थे कि आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन भी आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन सर्वप्रथम जो होते डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ मानने वाले हमारे पास वैज्ञानिक कौन कौन से थे, 3 थे। एक हमारे क्या, एवरी मैक्लियार्ड तथा मैकार्टी ने माना कि डीएनए हमारा क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन इनके पास कोई जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो सर्वप्रथम जो होते एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, जिन्होंने क्या किया, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के एक्सपेरिमेंटली रूप से क्या किया, सिद्ध किया, मतलब प्रूव किया। उसका नाम क्या था, हर्षा तथा चेज ने। हर्षे तथा चेज ने 1952 में यह जो होते हैं बताया कि डीएनए जो होते क्या होता है, डीएनए ही हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। ओके, अच्छा, इन्होंने क्या किया बेटा, एक बैक्टीरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। उस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह बता दिया कि यह जो होते हैं हमारे पास क्या होंगे, कि हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है, डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन और आरएनए। ठीक, अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक पर हम सब आते हैं। क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्टार्ट होती है, कौन सी, जीन स्टार्ट होती है बेटा, जीन। अच्छा, ये जीन क्या होती है, जीन क्या होती है, जीन शब्द किसने दिया, और इसके बाद जंपिंग जीन क्या होती है, अब इसका डिस्क्रिप्शन हम सब देखेंगे। और हमारे पास जीन के टाइप देखेंगे, कितने जीन के टाइप होते हैं। ठीक, तो 1 बाय 1 करके हम सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। कि सबसे पहले हम सब जानेंगे क्या, कि जीन शब्द किसने दिया था। जैसा कि बेटा बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, छोटा सा सवाल लेकिन पूछा जाता है कि जीन शब्द किसने दिया था। आंसर हम सब जानते हैं क्या होते हैं, जॉनसन ने दिया था। जीन से जी लगे हुए हैं। ठीक, जीन से जीजा से याद कर लेंगे, क्या लिखेंगे यहां पर, जीजा। ठीक, तो इससे हो गया क्या, जीन, इससे क्या हो गया, जॉनसन।
क्या था नाम था बेटा? जॉनसन। जीजा से याद हो जाएगा ना, तो जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। फिर इसके बाद बात करेंगे वंशागत की। वंशागत की प्राथमिक इकाई क्या कहलाती है? जो वंशागत होता है, ठीक, उसकी प्राथमिक इकाई हमारी क्या कहलाती है? वो प्राथमिक इकाई हमारी होती है जीन कहलाती है। ओके, अच्छा, फिर हम सब बात करते हैं गुणसूत्र का वह विशेष लक्षण बेटा जो क्या करता है, जो हमारे विशेष लक्षणों को, विविध लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ओके, तो जीन क्या होती है? जो हमारे माता पिता से या जो माता पिता से कैरेक्टर उनके संतानों में जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक, तो जीन शब्द गुणसूत्र का वह विशिष्ट सूक्ष्म भाग जो विभिन्न लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का काम करता है या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक, तो जीन क्या जान गए यहां से? जो हमारे लक्षणों को, पिता के लक्षणों को हमारे अंदर लेके आए, हमारे लक्षणों को हमारी पीढ़ी में लेके जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। मतलब जो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर हमारे जो ट्रांसफर होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? जीन के द्वारा होते हैं। वह कौन लेके जाता है? जीन लेके जाता है, डीएनए नहीं लेके जाता है। ओके, फिर इसके बाद करेंगे बेटा, आते हैं एक एक्सपेरिमेंट पर जो आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है जंपिंग जीन की खोज। ठीक, जंपिंग जीन की खोज किसने किया बेटा? तो हम सब याद करते हैं क्या? बारबारा मैक्लिंटॉक के बारे में बात करते हैं। बारबारा मैक्लिंटॉक ने क्या किया था? मक्के पर क्या किया? खोजा था? जंपिंग जीन खोजा था। ठीक, तो मक्के पर जंपिंग जीन कैसे खोजा? जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हुआ? मक्का है, ये मक्का है। मक्के पे जो दाने लगे थे ना, वो कहीं पर हमारे पास क्या हो गए थे? लाल लाल, कभी कहीं पर क्या हो गए थे हमारे पास? ब्राउनिश कलर के, कहीं पर रेडिश कलर के, कहीं पर हमारे व्हाइट कलर के। ठीक, ऐसे ऐसे क्या हो गए? कई प्रकार के दाने पाए गए। ठीक, तो वैसे दाने क्यों हुए? क्योंकि उसमें क्या हो गया? जीन का जो काले रंग की जीन थी उसका ट्रांसफर हो गया। ओके, तो जो विभिन्न प्रकार के हमारे विभिन्न कलर के दाने पाए जाते हैं, जो हमारे पास कभी व्हाइट होता है उसमें रेड आ जाते हैं, रेड के साथ साथ ब्लैक दाने पड़ जाते हैं। तो ऐसे दाने जो दिखते हैं किसके कारण? क्योंकि उनकी जीन में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गई। जीन यहां से यहां तक क्या हो गई? जंप करके ये वाली जीन जो होती है रेड कलर वाली जीन क्या हो गई? जंप करके यहां पर चली गई, फिर इसके बाद व्हाइट आ जाता, फिर इसके बाद क्या होता है? रेड हो जाते हैं। तो ऐसी जो जीन थी उसी को उन्होंने क्या बोला? उस ऐसी एक्सपेरिमेंट को बोल दिया क्या? जंपिंग जीन। जंपिंग जीन किसने किया था? बारबारा मैक्लिंटॉक ने या बारबारा मैक्लिंटॉक ने किया था। अच्छा, बारबारा मैक्लिंटॉक बेटा क्या थी? मेल थी या फीमेल थी? ये बेटा क्या थी? एक औरत थी। क्या थी? फीमेल थी। आपसे कभी कोई पूछ लिया था बारबारा मैक्लिंटॉक जो थी वो क्या थी? मेल है या फीमेल है? तो क्या थी? फीमेल थी एक। ओके, तो किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? मक्के पर किया था। मक्के पर क्या खोजा था? जंपिंग जीन खोजा था। जंपिंग जीन में क्या था कि उन्होंने देखा कि जो हमारे पास रेड और व्हाइट कलर के बीज होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अल्टरनेट मैनर में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिद्ध कर दिया कि ये जीन जो रेड कलर की होती है वो क्या हो जाती है? यहां से जंप करके कहां चली जाती है? दूसरे स्थान पर जाकर के अपना कला अपने जो है सीड में पाई जाती है। इसी को उन्होंने क्या बोलता है? जंपिंग जीन बोल दिया था। ओके, चलो अब हम सब चलते हैं आगे बेटा। फिर इसके बाद चलते हैं गुणसूत्र से बाहर स्थित आनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं। जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है उससे बाहर उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे प्लाज्मोन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोन बोलेंगे या इसी को प्लाज्मा जीन बोलते हैं। प्लाज्मा जीन के नाम से जानते हैं। ओके, तो गुणसूत्र से बाहर जो आनुवंशिक पदार्थ स्थित होते हैं उसे प्लाज्मोन बोलते हैं या प्लाज्मोजीन बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए या इसके बाद हमारा प्लास्टिड होता है, तो हमारे लवक के जो हमारे पास आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टोजीन बोलते हैं, क्योंकि प्लास्टिड उसका नाम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोजीन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाले जो आनुवंशिक पदार्थ बाहर पाए जाते हैं उसे कॉन्ड्रियोजीन बोलते हैं। प्लास्टिड का जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टोजीन बोलते हैं। ठीक, और गुणसूत्र से बाहर जो पाया जाता है उसे प्लाज्मोन या प्लाज्मा जीन के नाम से जाना जाता है। जंपिंग जीन किसने दिया था? बारबारा मैक्लिंटॉक ने। इसका डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, यह किसने खोजा था? एवरी मैक्लियॉड तथा मैकॉर्टिट ने। प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किसने किया था? हर्षे तथा चेज ने 1952 में।
अब इसके बाद बात करते हैं गुणसूत्र का सिद्धांत किसने दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, सटन तथा बावेरी ने दिया था। ठीक, और होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या कहते हैं, एक प्रकार के गुणसूत्र जो हमारे जोड़े में पाए जाते हैं, तो उसी गुणसूत्र को हम सब क्या बोल देते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र बोल देते हैं। ओके, अब हम सब चलते हैं बेटा आगे वाले टॉपिक पे, जीन के प्रकार पढ़ेंगे हम, जीन के प्रकार, टाइप ऑफ जीन। बेटा अब हम सब देखते हैं क्या, टाइप ऑफ जीन, जीन के प्रकार। जीन के कितने प्रकार होते हैं, जीन कितने प्रकार की होती है हमारी, 3 प्रकार का। एक होता है रिकॉन, दूसरा होता है म्यूटान, तीसरा होता है सिस्टॉन। रिकॉन म्यूटान सिस्टॉन, रिकॉन म्यूटान और सिस्टॉन। ठीक, तो हम सब बेटा RMC से याद कर सकते हैं, या हमारे पास क्या होगा, RMC मतलब क्या होता है, रिकॉन म्यूटान और सिस्टॉन। ठीक, तो एक लाइन हमारा क्या हो गया, RMC हो गई। ओके, अच्छा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, रिकॉन क्या होता है, रिकॉन मतलब क्या हो जाता है, जो क्या हो क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग जो हमारे पास क्या हो, क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जीन विनिमय के दौरान क्या हो जाए, अलग किया जा सके। अगर उसको हम अलग कर सकते हैं, सेगमेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक, तब उसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉन बोलेंगे। ओके, तो अगर हमने क्या देखा बेटा कि गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग या छोटे से छोटी इकाई जो क्या हो, जीन विनिमय के दौरान, क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या हो जाए, अलग किया जा सके, तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिकॉन बोलेंगे। म्यूटेशन में क्या होता है बेटा, कहते हैं गुणसूत्र की वह छोटे से छोटी इकाई जो क्या हो जाए, जिसमें हमारा म्यूटेशन या उत्परिवर्तन देखने को पाया जाए। ठीक, तो उत्परिवर्तन हो सके, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटान। अच्छा, उत्परिवर्तन क्या होता है ये देखते हैं। जब हमारे क्या होता है, सडन एकाएक हमारे जेनेटिक कैरेक्टर में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम सब बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक, जैसे बेटा क्या हो जाए, 6 अंगुली का आ जाना, 8 अंगुली का ग्रो हो जाना, नाक हमारी छोटी सी है, नाक क्या हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए, तो ये सब क्या हो जाता है, सडन हमारे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने की वजह से हमारा फिजिकल अपीयरेंस जब चेंज हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। ओके, अच्छा, तो म्यूटेशन में क्या हो जाएगा, जिसमें म्यूटेशन हो सके उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटान बोल सकते हैं। अच्छा, सिस्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, कहते हैं कि जीन की जो फंक्शनल इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे क्या बेटा, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। RMC में हम सब क्या करेंगे बेटा, RMC में पढ़ेंगे CMF। ठीक, तो CMF, R से मतलब क्या हो गया, रिकॉन याद करेंगे, रिकॉन, M से क्या याद करेंगे बेटा, म्यूटान, और C से क्या याद करेंगे, सिस्ट्रॉन, सिस्टॉन। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ, सिस्ट्रॉन होता है, सिस्टॉन। ठीक, अच्छा, अब क्या हो गया बेटा, जो हमारे पास रिकॉन होता है उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के समय, क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या हो जाए, अलग हो जाए। अगर अलग हो जाता है तब इसे हम क्या बोल देते हैं, रिकॉन बोल देंगे। अच्छा, म्यूटेशन क्या होता है, गुणसूत्र की छोटी से छोटी इकाई जिसमें हमारा क्या हो जाए, म्यूटेशन हो सके, क्या हो जाए, M फॉर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो सके तब उसे हम क्या बोल देंगे, म्यूटान बोलेंगे। हैं, अच्छा, अब क्या हो जाएगा, फंक्शनल यूनिट को, फंक्शनल यूनिट। ठीक, तो जीन की फंक्शनल यूनिट को हम सब क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। जीन की फंक्शनल यूनिट को क्या बोला जाएगा, सिस्ट्रॉन बोला जाएगा। ठीक, अच्छा, जिसमें म्यूटेशन हो सकता है, वह जीन जिसमें म्यूटेशन हो सकता है उसे म्यूटान बोलते हैं, और वह जीन जिसमें म्यूटेशन होने के, जिसमें जो क्रॉसिंग उम्र के दौरान वह अलग किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन बोलते हैं। तो 3 प्रकार की जीन थी, एक रिकॉन था, दूसरा म्यूटान था, तीसरा हमारा क्या था, सिस्टॉन था। RMC से रिकॉन, म्यूटान और सिस्टॉन, और ये क्या करेगा, CMF हो जाएगा। CMF में मतलब क्रॉसिंग ओवर देखने को, क्रॉसिंग ओवर के दौरान अलग किया जा सके, इसमें म्यूटेशन हो सके, फंक्शनल यूनिट होती है। तो 3 पॉइंट हमारे क्या डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, RMC को CMF से डिवाइड कर दिया। ठीक,
तो ये हमारे इनकी यूनिट है, ये का फंक्शन हो जाएगा। इसके आधार पर हमारे क्या हो जाएंगे, जीन को हम अलग कर सकते हैं। हैं तो जीन जो होते हैं 3 प्रकार के थे, एक हमारा रिकॉन, सिस्टॉन और इसके बाद म्यूटान, तीनों प्रकार के जीन हमारे समझ में आ गए। देन इसके बाद हम सब बात करते हैं क्या, जेनेटिक कोड की बात करेंगे। जेनेटिक कोड हाँ, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम सब स्टार्ट करते हैं कोडान, जेनेटिक कोडान। ये क्या होता है? अच्छा, कितने प्रकार के कोडान होते हैं? शुरुआती कोडान क्या होता है, या हमारे नॉनसेंस कोडान क्या होते हैं, या टर्मिनेटिंग कोडान किसे कहते हैं? ठीक, अब इतनी बातें हम सब क्या करेंगे, याद करेंगे इसमें। ठीक, तो जेनेटिक कोडान, कोडान शब्द में हम सब क्या करेंगे, कोडान शब्द किसने दिया था, कोडान की खोज किसने किया था, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, कोडान होते क्या हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, या टोटल अमीनो एसिड कितनी होती हैं हमारे पास, 20 होती हैं। 20 को कोड करने के लिए कितनी की आवश्यकता होती है, जो 64 कोडान पाए जाते हैं उसमें कोडानों में कैसे कोडान होते हैं, अब सारी बातें हम क्या करते हैं, डिस्कस से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम सब स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या ये हमारे क्या जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड क्या होता है, कहते हैं कि जो हमारे जीन होते हैं ना, जीन में जो हमारे जीन को एक्सप्रेस करने की जो हमारे पास प्रोटीन जो बनती है, उसके लिए क्या पाए जाते हैं, कोडान पाए जाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडान बोलते हैं। अच्छा, तो कोडान हो जाएगा। तो हमारे पास देखो, जेनेटिक कोड शब्द किसने दिया था, जेनेटिक कोड शब्द किसने दिया था बेटा, जॉर्ज गैमो। ये कहाँ के थे बेटा, यूएसए के थे। जॉर्ज गैमो ने क्या किया था, जेनेटिक कोड शब्द दिया था। अब बात आती है क्या, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था, वे हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे बेटा, जिनका नाम क्या था, हरगोविंद खुराना। क्या नाम था, हरगोविंद खुराना साहब ने क्या दिया था, जेनेटिक कोड की खोज किया था। अब इन्होंने जो खोज किया था ना, तो खोज करने पर इन्होंने कितने 64 कोडान की खोज किया था। ठीक, इसके पहले हम सब जान लेंगे, एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने जो कोडान चाहिए, 1 से लेकर के 3 कोडान क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। सॉरी अब कुल 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कितने जो होते कोडान की आवश्यकता होती है, तो 64 कोडान की आवश्यकता होती है। टोटल कोडानों की संख्या हमारे पास कितनी है, 64 होती है। अब इन 64 कोडानों में 2 प्रकार के कोडान होते हैं। ठीक, अच्छा, 2 प्रकार के कोडान होते हैं। जो हमारे पास कोडान जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये 61 से हम वो कर लेते हैं, एक 3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉनसेंस कोडान होते हैं। ठीक, अच्छा, और ये इनएक्टिव कोडान होते हैं। इन्हीं को तीसरा नाम से जानते हैं क्या बेटा, टर्मिनेटिंग कोडान। क्या नाम देते हैं, टर्मिनेटिंग कोडान। ठीक, अच्छा, और इधर क्या हो जाते हैं, जो 61 होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, सेंस कोडान होते हैं, या हमारे इसी को एक्टिव कोडान के नाम से जाना जाता है। ठीक, सक्रिय कोडान के नाम से जानते हैं। ये जो होते हैं ये 60 के 61 अमीनो एसिड, ये जो 61 कोडान होते हैं ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और ये अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ठीक, अच्छा, ये जेनेटिक कोड को कोड करते हैं, इसलिए इन्हें सेंस कोडान बोलते हैं। ये जेनेटिक कोड को कोड नहीं करते हैं, अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, नॉन सेंस कोडान बोला जाता है। ओके, या टर्मिनेटिंग कोडान बोला जाता है। या हम सब बात करेंगे बेटा, जहां पर भी ये कोडान स्थित हो जाएंगे वहां पर प्रोटीन का निर्माण एकदम से रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग कोडान के नाम से जानते हैं। ओके, अच्छा, तो ये हम क्या करें, 61 कोडान तो पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, हम सब जल्दी याद नहीं कर सकते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, जो 3 नॉनसेंस होते हैं ना, जो अलग अलग के प्रकार के कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम याद कर लेते हैं। ठीक, उनको याद करने के लिए बेटा मैंने ट्रिक दिया, क्या, एक हमारे पास क्या हुआ है, एक हमारे पास क्या हो गया, चिड़िया का बच्चा आ गया, और उस चिड़िया के बच्चे को हमने क्या कहा बेटा, उआ, उसी को हमने क्या किया, उड़ा दिया। तो क्या कहते हैं, उआ, उग और उगा। क्या बोलेंगे बेटा, उआ, पहले प्यार से बोलेंगे, क्या, उआ, उग और उगा। 3 बातें हो गई ना, कैसे बोलेंगे, उआ, उग, उगा, 3 बातें हो गई ना। चलो, उआ, उग और उगा से देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये रटने का तरीका नहीं, जल्दी याद नहीं होता है। हम सब क्या करेंगे, उआ, उग और उगा से याद कर लेंगे। उआ फिर क्या हो गया, UAA हो गया ना, और ये क्या हो गया, यू उग से हो गया UAG, उग हो गया। अब UGA से क्या हो गया, उगा हो गया। तो उआ, उग और
उगा। 3 बातें हो गई ना। चलो तो ये देखो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा। 3 हमारे ऐसे कोडान होते हैं जिन्हें हम टर्मिनेटिंग कोडान बोलते हैं या नॉनसेंस कोडान बोलते हैं, या इन्हीं को हम सब क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव कोडान बोलते हैं। अच्छा बेटा, इन कोडानों का जो हिंदी नाम होता है वो क्या होता है? एक को बोलते हैं क्या आकर, दूसरा को बोलते हैं अंबर, तीसरे को क्या बोलते हैं अपर। ठीक, तो आकर, अंबल, अपर, क्या नाम बनेंगे? आकर, अंबल, आपल, 3 नाम से जानते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? 3 नॉनसेंस कोडान होते हैं। ये जहां पर भी जो होते हैं स्थित होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग कोडान। वहीं से प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि हमारी रुक जाएगी। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होना रुक जाएगा। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। ओके, अच्छा फिर बात करते हैं बेटा प्रोटीन संश्लेषण की शुरू करने वाली इकाई, शुरू करने का कोडान जो हमारे यूकैरियोट होते हैं इसमें शुरुआती कोडान का नाम क्या होता है? लो, शुरुआती कोडान का नाम क्या होता है? एक हम क्या करेंगे? गेट खोलते हैं, गेट खोलने के बाद किसी को कहते हैं क्या? आओ जी। फिर इसके बाद प्यार से हम क्या बोल देते हैं? जाओ जी, आओ जी और जाओ जी। एक बार क्या प्यार से बुलाएंगे? क्या? आओ जी। और दूसरी बार क्या करेंगे बेटा? क्या प्यार से? जाओ जी। जब हम प्यार से बुलाते हैं तो यूकैरियोट में बुलाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? आओ जी। AUG जो होता है वो हमारा शुरुआती कोडान होता है। ठीक, जेनेटिक कोड अमीनो एसिड के कोड को शुरुआत करने के लिए कौन से जो कोडान की आवश्यकता होती है? आओ जी को होती है। ठीक, अच्छा बेटा हम सब जानते हैं कि हमारी बायोलॉजी में आओ जी का डबल रोल है। क्या होता है इसका? डुअल रोल होता है। क्या होता है बेटा? इसका डुअल रोल होता है। डुअल रोल होता है, डुअल फंक्शन होता है। जब डुअल रोल होता है, एक हमारा क्या करता है? जेनेटिक कोड को इनिशिएट करता है। डुअल फंक्शन में क्या होता है? जेनेटिक कोड को इनिशिएट करता है, शुरू करता है, इनिशिएट करेगा। और दूसरा क्या करता है हमारा कि कोड इट्स मिथियोनिन को कोड करता है। मिथियोनिन अमीनो एसिड को या मिथियोनिन को कोड करता है। मिथियोनिन क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है और इसके बाद क्या करता है? जेनेटिक कोड की को इनिशिएट करता है, प्रोसेस को शुरुआत करता है और इसके बाद मिथियोनिन की कोड करता है। इसलिए हमारे पास इसका दोहरा कार्य होता है, डुअल फंक्शन होता है। डुअल फंक्शन हमारा किसका होता है? ये हमारा आओजी का होता है। ठीक, ये किसमें देखने को मिलता है? शुरुआती कोडान ये हमारे देखने को मिलेगा यूकैरियोट में। अच्छा, तो प्रोकैरियोट में हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, कुछ ऐसे प्रोकैरियोट होते हैं जिनमें शुरुआती कोडान क्या होता है? ये तो आओ जी था ना, अब ये क्या हो गया? जाओ जी, GUG। मतलब ये किसको कोड करेगा? ये करेगा वैलिन और ल्यूसीन को। वैलिन को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ प्रोकैरियोट में शुरुआती प्रोटीन कौन सी होती है, तो यूकैरियोट में शुरुआती प्रोटीन हमारे मिथियोनिन होती है, लेकिन इसमें जो शुरुआती कोडीन होती है वो कौन सी होती है? वैलिन तथा हमारा क्या? ल्यूसीन के नाम से जानते हैं। ये प्रोकैरियोट में वैलिन तथा ल्यूसीन होती है, यूकैरियोट में कौन होती है? मिथियोनिन होती है। ठीक, आओजी का डबल रोल होता है। एक हमारा क्या करता है? जेनेटिक कोड को शुरुआत करता है, दूसरी बार क्या करता है? हमारे मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक, तो जेनेटिक कोड बेटा हमारे पास कितने हो गए? 64 में हमारे कितने कोडान होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक 63, एक हमारा 61 हो जाता है, एक रहता है 3। 61 जो होते हैं वो सेंस कोडान होते हैं। ये हमारे प्रत्येक जो कोडान होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन जो 3 कोडान होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉनसेंस कोडान, टर्मिनेटिंग कोडान होते हैं, इनएक्टिव कोडान होते हैं। ये हमारे जो 63 थे वो सेंस कोडान होते हैं, एक्टिव कोडान होते हैं, या हमारे क्या करते हैं? कोडिंग स्ट्रेंथ वाले कोडान होते हैं। ठीक, अब ये हो गए। अब इसके बाद ये हम क्या करेंगे? 3 नॉनसेंस को रट लेंगे। कैसे याद करेंगे? उआ, उगा, उग और उगा से। उआ, उगा और उगा से। उआ हमारा क्या हो गया? आकर और अंबल। इसके बाद ये UAG और इसके बाद UGA। ये हमारे क्या हो गए बेटा? नॉनसेंस कोडान। इन 3 रट लेंगे। ये क्या काम करते हैं? कहीं पर भी अगर रहेंगे तो ये प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण को क्या कर देंगे? वहीं पर स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, चेक कर देंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉनसेंस कोडान बोलेंगे। ओके, अब बेटा हमारे पास क्या हुआ? साइटोलॉजी के सारे लेक्चर मेरे खत्म हो गए हैं। अब हम सब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या? सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप लोग बेटा वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, और कोई चीजें नहीं समझ में आती है
ठीक, हम तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में बोलो कि सर मुझे ये चीजें नहीं समझ में आई, इसको फिर से डिस्क्रिप्शन दीजिए, तो उसका मैं स्पेशल वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, तो लेकिन बेटा हाँ, इसके लिए क्या करना, आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि क्या हो यार, जो बच्चे बेचारे परेशान हैं, जो बेचारे नहीं आ सकते, उनका भला हो जाए, आपकी वजह से आपके मित्र का भला, आपके सहपाठी का भला हो जाए। ठीक, तो ये इससे बड़ी बात क्या होगी। तो इसको, इस चीज में हम सब क्या करेंगे, इस चीज में ये ना सोचना कि मेरा क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा बेटा। हम सब क्या करते हैं, जो चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप सबके पास, आपकी प्राथमिकता ये बन रही है कि हमारी मेहनत को साकार करो। ठीक, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। ठीक, अच्छा बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।